नमस्कार साथियों। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था परमाणु। परमाणु के अंदर जो हम पढ़ रहे थे परमाणु के मॉडल्स। तो सबसे पहले हमने थॉमसन का परमाणु मॉडल देखा था और उसके बाद हमने रदरफोर्ड का देखा था। तो आज हम जानेंगे जो नेक्स्ट हमारी जो टॉपिक होगा, हेडिंग होगी, तो वो होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। सबसे पहले तो हम पढ़ रहे हैं परमाणु। क्या पढ़ रहे हैं? परमाणु। और इसमें भी आज पढ़ेंगे हम प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है, देखो, ये कोई भी धातु की क्या है, प्लेट है। ये कोई भी धातु की प्लेट है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, आपतित क्या करेंगे, प्रकाश डालेंगे। जैसे ही आपतित प्रकाश डालेंगे तो इसी यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। तो ये क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन। आपको ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी कि ये क्या होगा, आपतित प्रकाश। तो ये आपतित प्रकाश हो गया। और जैसे ही धातु की सतह पर आपतित यानी प्रकाश डालेंगे एक निश्चित आवर्ती का, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उत्सर्जित होंगे। तो इसके बाद हम ये एक छोटा सा डायग्राम है, इसको हम समझ सकते हैं। हम इसको इस डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं। ये देखो, ये धातु की क्या होगी, धातु प्लेट हो गई, ये धातु प्लेट हो गई। और ये इसको जोड़ देंगे बैटरी से, ये बैटरी से जुड़ गया, ये यहाँ तक हो गया। इसके ऊपर क्या करेंगे, हम प्रकाश डालेंगे, निश्चित आवर्ती का क्या करेंगे, प्रकाश डालेंगे। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया, आपतित प्रकाश। समझ में आ रही है कि बात अच्छे से, ये आपतित प्रकाश हो गया। अब देखो इनको क्या बोलेंगे, ये हो गए उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन। ये उत्सर्जित क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब देखो इनको, जो ये आपतित प्रकाश है, इसको प्यार से बोलते हैं इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट। तो ये था हमारा छोटा सा डायग्राम, जिसको क्या बोला जाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब देखो सबसे पहले प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में जिसने बताया था उस वैज्ञानिक का नाम था हेनरी हर्टज। जो सबसे पहले प्रकाश विद्युत के प्रभाव के बारे में बताया था उस वैज्ञानिक का नाम था हेनरी हर्टज। इसने कब बताया था, 1887 में प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में सबसे पहले बताया। अब देखो हर्टज ने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू हर्टज, यानी कि हर्टज के अनुसार जब किसी उच्च अभिक्रियाशील धातु जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, सीजियम हो गया इत्यादि पर, जैसे पोटेशियम हो गया, रूबिडियम हो गया, सीजियम हो गया इत्यादि पर उपयुक्त आवर्ती का प्रकाश डाला जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। मैंने क्या बोला कि जैसे कोई भी उच्च अभिक्रियाशील धातु जैसे पोटेशियम हो गया, रूबिडियम हो गया, सीजियम हो गया इत्यादि पर उपयुक्त आवर्ती का प्रकाश डाला जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। अब देखो ये सब हमको पता चल गया कि प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है। हम इसके बाद हम जानेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव के निष्कर्ष, यानी कंक्लूजन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक लाइट। प्रकाश विद्युत प्रभाव के निष्कर्ष, तो हम जानेंगे अब इसके बारे में निष्कर्ष। अब क्या निष्कर्ष, यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के देखने के बाद जो निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं वो क्या क्या हुए। तो सबसे पहले निष्कर्ष होगा वो होगा, एक धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन, धातु की सतह से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। देखो ये प्रकाश, ये प्रकाश, ये प्रकाश, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये बराबर हुए ना। तो इसका मतलब सीधा सा हम कह सकते हैं कि धातु की सतह से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या धातु की सतह से आपतित प्रकाश की क्या होगी, तीव्रता के समानुपाती होगा। ये तीव्रता होगी प्रकाश की, ये, और ये निकलने वाले इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, समान होंगे, यानी कि समानुपाती होता है। एक निष्कर्ष। दूसरी बात जो इसके बारे में निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं डायग्राम को देखकर, तो दूसरा निष्कर्ष निकाल, धातु की सतह पर प्रकाश किरण आपतित होने तथा धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने के मध्य जो समय अंतराल होता है यहाँ पर वो क्या होगा, शून्य। ये एग्जाम में पूछा हुआ है प्रश्न कि ये यहाँ से क्या होगा, धातु की सतह पर प्रकाश किरण आपतित होने तथा धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की जो मध्य जो समय लगता है, यानी कि जो समय अंतराल होता है, समय अंतराल क्या कैसा होगा रे, शून्य होगा, यानी कि शून्य। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसके बाद हम जानते हैं धातु, अब जो तीसरी बात निष्कर्ष, इसको देखकर क्या निकाल सकते हैं हम। अब तीसरा जो निष्कर्ष होगा, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति क्या कहलाती है, दहलीय आवृत्ति। हम पढ़ेंगे दहलीय आवृत्ति। ये क्या होती है, दहलीय आवृत्ति। अब देखो दहलीय आवृत्ति
आप मेरे को एक बात बताओ, अब ये होती है दहली आवर्ती, ये क्या होती है? जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित यानी कि निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम जो क्या होगी आवृत्ति होगी, वह दहली आवर्ती होगी। ये बात समझ में आ गई। अब देखो, अब आप सोच रहे होगी कि जैसे लिथियम और रूबिडियम ही क्यों, जैसे एक इसके देखो एक क्रम होता है हेलिना क्रेरब से फरियाद। देखो लिथियम हेलिना, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, रूबिडियम हो गया, सीजियम हो गया और ये फ्रेंशियम हो गया। अब यही क्यों, यही क्यों, ये क्यों नहीं? अब मैं आपको बता दूं, ये जो फ्रेंशियम होता है ये क्या होता है, ये क्यों नहीं होता, हम इसको यूज क्यों नहीं लेते धातु की, मतलब धातु की प्लेट के रूप में इसको क्यों उपयोग में नहीं लेते? तो इसके पीछे एक छोटा सा कारण है। ये क्या होगा, जैसे ये फ्रेंशियम होता है, ये इसका परमाणु क्रमांक होगा ज़्यादा, तो ये क्या होगा सामान्य अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? क्योंकि ये जो फ्रेंशियम होता है ये कैसा होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो इसके बाद हम जानते हैं आगे क्या होगा। जैसे उपयुक्त आवर्ती का प्रकाश पोटेशियम धातु की सतह पर डालने पर इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, निष्कर्षण होगा। तो इसके बारे में प्रश्न आया हुआ है कि भाई इन दोनों के मध्य जो समय अंतराल होगा, ये प्रकाश आएगा और ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इन दोनों के मध्य जो समय अंतराल होगा वो कितना होगा, 0 होगा। क्योंकि जैसे ही लाइट धातु की प्लेट पे पड़ेगी वैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, निष्कासित हो जाएगा। अब देखो नोट, अब मैं एक बात बता रहा हूँ, प्रकाश की जो आयतन तथा इलेक्ट्रॉन निष्कासन के मध्य क्या होगा, टाइम इंटरवल 0 होता है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये था हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब इसके बाद हम जानते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। जो हाइजेनबर्ग का इसका अनिश्चितता सिद्धांत, इसके बाद अब ये क्या होता है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। अब मैं आपको बता दूं हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता सिद्धांत होता है ये क्या होता है, एक ही समय पर। अब इसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, अब देखो हाइजेनबर्ग ने किसी एक कण की स्थिति तथा संवेग के संबंध में यह सिद्धांत दिया। देखो एक तो होती है स्थिति और एक होता है संवेग। हाइजेनबर्ग ने जो ये सिद्धांत दिया था वो किसके बारे में दिया था, हाइजेनबर्ग ने किसी कण की स्थिति तथा संवेग के संबंध में क्या दिया था, यह सिद्धांत दिया था। अब देखो हाइजेनबर्ग ने बताया कि किसी कण के लिए एक निश्चित समय पर यथार्थपूर्वक यानी कि एक्यूरेसी उसकी स्थिति एवं संवेग का एक साथ निर्धारण संभव नहीं है। इनका जिन मापक एक साथ मापन क्या नहीं होगा, संभव नहीं होगा। और संभव हो भी जाए तो एक्यूरेसी पूर्वक यानी कि एक्यूरेसी यथार्थपूर्वक एक्यूरेसी नहीं आएगी उस काम में। अब देखो ये स्थिति हो गई, ये संवेग हो गया। इसके बाद आगे देखो, यानी कि मैंने क्या बोला, हाइजेनबर्ग ने बताया कि किसी एक कण के लिए एक निश्चित समय पर यथार्थपूर्वक उसकी स्थिति एवं संवेग का एक साथ मापन संभव नहीं है। ये किसने बताया, हाइजेनबर्ग ने। तो हाइजेनबर्ग ने इतनी बात बताने के बाद और क्या बताई, देखो इधर अब आगे देखते हैं इसका जो गणितीय रूप, मैथमेटिकल रूप, यानी कि जो गणितीय रूप होगा वो क्या होगा, हाइजेनबर्ग का गणितीय रूप। अब देखो हमने किसकी बात की, स्थिति की बात की और संवेग की बात की। तो ये तो क्या हो गया, dx स्थिति और ये क्या हो गया, dp संवेग हो गया। अब इसको हाइजेनबर्ग ने इस प्रकार से क्या किया था, 2 पाई। ये क्या है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। हम जानते हैं इसके बराबर क्या हो सकता है, डेल्टा p, यानी कि p बराबर क्या हो सकता है, m p, संवेग बराबर क्या हो सकता है, m भी होता है, यानी कि m भी बोले तो द्रव्यमान गुणा वेग। अब देखो इसका अगर डेल्टा रूप में लेंगे इसको, ये तो क्या हो जाएगा, इसका ये m हो जाएगा, ये डेल्टा v हो जाएगा। अब इस m के साथ डेल्टा v क्यों नहीं लगा, क्योंकि इसका मतलब होता है परिवर्तन, और जो द्रव्यमान होता है वो कभी परिवर्तन नहीं होता। तो ये बात होती है इसकी। तो इसका मान, ये dp का मान रख देंगे यहाँ पर, तो डेल्टा x डॉट m डेल्टा v h बाई 2 पाई। ये क्या है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत का जो गणितीय रूप है। अब इसको हम और भी क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। जैसे इसका मान ओनली स्थिति का ही मान ज्ञात करना हो या फिर वेग का ही मान ज्ञात करना हो, तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं, जैसे डेल्टा x बराबर ये हो जाएगा h ऐसे कैसे, 2 पाई ऐसे कैसे, और जो ये था m डेल्टा v ऐसे कैसे नीचे आ जाएगा, m डेल्टा v ये। तो ये क्या था, फाइनली गणितीय रूप था किसका, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। तो और एक बात, जो यहाँ पर नगण्य द्रव्यमान होता है और नगण्य, नेक्स्ट जो नगण्य द्रव्यमान होता है और नगण्य क्या होगा, संवेग,
इस पर हाइजेनबर्ग का जो ये सिद्धांत है लागू नहीं होता। मैंने क्या बोला, जैसे ये m हो गया यानी कि न्यूनतम है, नगण्य, नगण्य, और ये भी क्या है, नगण्य, इसके ऊपर क्या नहीं होता, लागू नहीं होता। तो ये ना हाइजेनबर्ग के जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत था उसका क्या हो गया, यानी कि अपवाद मान लो, कमी मान लो। तो ये था हमारे पास क्या, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। हम अब हमारा जो अगला मॉडल होगा वो होगा बोर का परमाणु मॉडल। देखो इसको ऐसे बोलेंगे, लिखेंगे बोर, ये बोहर हो गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बोर, और इसको ऐसे लिखते हैं बोर का परमाणु मॉडल। ये हो गया बोर का परमाणु। अब मेरी बात सुनो, अब ध्यान लगा कि यहाँ से प्रश्न पुट होता है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसने क्या किया था, डायरेक्ट इसने कोई निष्कर्ष नहीं निकाला था। सबसे पहले इसने बनाया था हाइड्रोजन का मॉडल। जो बोर था इसने सबसे पहले क्या किया था, हाइड्रोजन का, इसने सबसे पहले क्या बनाया, हाइड्रोजन का, जो हाइड्रोजन परमाणु जो था उसका मॉडल बनाया था। तो इसने क्या किया था, हाइड्रोजन एटम यानी कि हाइड्रोजन परमाणु का क्या बनाया था, मॉडल बनाया, सबसे पहले इसने बनाया। अब देखो इसके बारे में हम जानते हैं एटॉमिक मॉडल बाय बोर। अब मैंने क्या बोला, बोर ने सर्वप्रथम हाइड्रोजन मॉडल बनाया। ये मॉडल बनाया, एग्जाम में आता है कि सबसे पहले हाइड्रोजन मॉडल किसने बनाया था, तो बोर ने बनाया था। अब देखो बोर ने बताया कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश उसके नाभिक में होता है। ये जो धनावेश होता है ये क्या, ये परमाणु हो गया, और परमाणु ये क्या हो गया, नाभिक हो गया। तो बोर ने बताया है कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश उसके नाभिक में होता है, जिसके चारों स्थायी वर्ताकार पथों में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, स्थायी वर्ताकार पथ हो गया। तो इस स्थायी वर्ताकार पथों में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ तक पढ़ने के बाद हम आगे जानते हैं स्थायी कक्षों में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, चक्कर लगाते हैं। इन वर्ताकार पथों को क्या कहते हैं, ये वर्ताकार पथ होते हैं, ये इनको क्या बोलेंगे, कोष, क्या बोलेंगे, कोष, जिसको और क्या बोला जाएगा, सेल, और क्या बोला जाएगा, ऑर्बिट, और क्या बोला जाएगा, एनर्जी लेवल, यानी कि ऊर्जा स्तर। ये चीज़ें इनको बोला जाएगा। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ इस बात को। बोर ने सर्वप्रथम हाइड्रोजन परमाणु का क्या बनाया, मॉडल बनाया। बोर ने बताया कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश उसके नाभिक में क्या रहेगा, स्थित रहेगा, और जो उसके चारों तरफ, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, स्थायी वर्ताकार कक्षाओं में क्या लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे। और इन कक्षाओं को क्या बोला जाएगा, कोष बोला जाएगा, कोष सेल बोला जाएगा, ऑर्बिट बोला जाएगा, और एनर्जी लेवल यानी कि ऊर्जा स्तर बोला जाएगा। अब देखो जिन कोषों का हम के, एल, एम और एन डॉट 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 आगे भी, और जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी इन ऊर्जा स्तरों से हम इनको दर्शाते हैं, के, एल, एम, एन। अब आगे और ज़रूरत पड़ेगी, डॉट का मतलब ये हुआ कि आगे और ज़रूरत पड़ेगी तो हम आगे और कोष या सेल या फिर ऑर्बिट या एनर्जी लेवल ले सकते हैं। अब देखो प्रत्येक कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वो कितने भरे जाएंगे, वो भरे जाएंगे 2n²। मैं बता दूँ आपको, इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें चल रही है। प्रत्येक कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे, मैक्सिमम यानी कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2n² होगा। अब देखो हम एक छोटी सी सारणी बना लेते हैं, जैसे एक बार एक तरफ ले लेंगे कोष, एक तरफ अधिकतम इलेक्ट्रॉन और दूसरी तरफ कितने इलेक्ट्रॉन हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखो, ये हो गया सेल, ये हो गया एन का मतलब होता है यहाँ पर कोषों की जो मतलब जितने हम इलेक्ट्रॉन लेंगे, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन लेंगे, जैसे 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, तो ये हो गया एन। अब एन के बाद अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो गए, और फिर देखो ये अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने आ सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर जितने हमें प्राप्त होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन हमें प्राप्त होंगे, यानी कि ये 2n², ये सारणी। अब देखो सबसे पहले के में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो के लेंगे तो हम सबसे पहले कितने लाएंगे, 1 लेंगे। अब देखो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो 2n² की बात कर रहे हैं, तो 2n² में क्या करेंगे हम, ये 2 ऐसे कैसे, और n का मान रखेंगे यहाँ पर 1, तो ये इसका स्क्वायर, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो गया। 2 अब के फिर एल, फिर यहाँ 2, फिर ये 2, फिर 2 का स्क्वायर 4, और ये कितना हो जाएगा 8, के एल एम यहाँ पर 3, ये यहाँ पर 2 के और 3 का स्क्वायर, तो 3 3 9, 9 का 9 गुणा 2 बराबर 18, के एल एम एन यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4 का स्क्वायर। अब देखो 4 का स्क्वायर 16, और 16 दूनी 32। तो ये हमारे पास क्या थी, एक छोटी सी सारणी थी। इस सारणी से बहुत सी बार एग्जाम में क्या आते हैं, प्रश्न आते हैं।
यानी कि 2, 8, 18 और 32। अब देखो बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग कितना होता है, एन एच, देखो एन एच बटा 2 पाई। ये किसने बताया था, बोर ने क्या बताया, देखो एक ये हो गया और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एच बाई 2 पाई, एच बटा 2 पाई। अब देखो बोर ने क्या बताया, बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग एन एच बटा 2 पाई या फिर एच बटा 2 पाई का पूर्ण गुणज हो। अब देखो पूर्ण गुणज, अब एन का मतलब क्या होगा यहाँ पर, वही एन का मतलब होगा यहाँ पर एन बराबर 1, 2, 3, 4 और जरूरत पड़ेगी डॉट 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 डॉट। तो ये बताया किसने, बोर ने। अब देखो कोणीय संवेग क्या होता है, इनको थोड़ा, अब देखो इधर कोणीय संवेग एम बी आर बराबर एन एच, देखो एम वी आर बराबर एन एच बटा 2 पाई। ये क्या होता है, कोणीय संवेग, ये हो गया कोणीय संवेग। अब ये होता क्या है, एम बी आर बराबर एन एच बटा 2 पाई, ये क्या होगा, कोणीय संवेग। इसको याद रखना है। अब देखो इसमें एम क्या है, वी क्या है, आर है क्या है। देखो एम क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर वी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का वेग, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पर आर क्या होगा, रेडियस, यानी कि रेडियस ऑफ ऑर्बिट, कक्षा की ऊर्जा, यानी कि रेडियस ऑफ ऑर्बिट। और क्या रह गया यहाँ पर एन, एन का मान आप जानते हो, नंबर ऑफ सेल, यानी कि एन बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ सेल, और वही 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, जितनी आवश्यकता होगी उतना लेंगे। अब ये एच बच गया, ये एच क्या होगा, एच बराबर प्लांक कांस्टेंट, ये प्लांक कांस्टेंट हो गया। अब देखो इसमें हमने सभी बातें जान ली है, पाई का मान फिक्स होता है और ये 2 का मान भी क्या होगा, फिक्स होगा। ये यहाँ तक समझ में आ गया कि इसमें एम क्या था, वी क्या था, आर क्या था, ये क्या था, कोणीय संवेग। अब मैं, और कोणीय संवेग आपको पता है जो प्लांक नियतांक होता है, इसका मान होता है 6.625 गुणा 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये होता है प्लांक का मान। अब देखो इसके बाद हम नेक्स्ट समझते हैं आगे। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का क्या करता है, या तो उत्सर्जन करेगा, यानी कि ऊर्जा का, या तो क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा, या फिर क्या करेगा, अवशोषण करेगा, दो ही चीज़ करेगा ना। अब देखो या तो ऊर्जा का, कोई भी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करता है या फिर उत्सर्जन करता है, तो वह अपनी कक्षा को छोड़कर अन्य कक्षा में चला जाता है। अगर उत्सर्जन करेगा तो भी दूसरी कक्षा में जाएगा, और अवशोषण करेगा तो भी दूसरी कक्षा में चला जाता है। कक्षाओं के मध्य ऊर्जा जो अंतराल होगा वो क्वांटम लीप कहलाता है। अब देखो क्वांटम लीप क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन कैसे ऊर्जा का अवशोषण करता है और कैसे। अब देखो ये क्या हो गया, नाभिक, नाभिक ये क्या हो गया, कोष, ये भी क्या हो गया, कोष। एक इधर ले लेते हैं, ये नाभिक, फिर ये कोष, इसके ऊपर ये भी। अब देखो जो बाहर है, जो बाहरी है, इसको क्या बोलेंगे, उच्च ऊर्जा स्तर। जो बाहर है ये क्या होगा, ये उच्च ऊर्जा स्तर, ये उच्च ऊर्जा स्तर हो जाएगी। और जो अंदर की तरफ है ये क्या हो जाएंगे, निम्न ऊर्जा स्तर, ये निम्न ऊर्जा स्तर हो जाएंगे, ये इसका नाभिक हो जाएगा। अब मैंने क्या बोला, अभी मैंने बोला कि क्वांटम लीप, ये जो गैप होता है, ये मतलब जो कक्षा होंगी, ये कक्षा, ये कक्षा, इन दोनों के मध्य जो अंतराल होगा इसको बोला जाएगा क्वांटम लीप, इसको बोला जाएगा क्वांटम लीप। तो ये क्वांटम लीप हो गया। अब मैं जो बात आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे ऊर्जा का यहाँ से क्या होगा, देखो ऊर्जा का अवशोषण, और यहाँ पर ऊर्जा का उत्सर्जन। मैंने क्या बोला, यहाँ पर ऊर्जा का क्या होगा, अवशोषण होगा। कैसे होगा, देखो ये यहाँ से और ये गया। मैं आपको एक बात बताऊँ, ये यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन है, अब ये क्या करेगा, जैसे ये ऊर्जा का जैसे अवशोषण होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ आ जाएगा। अब मैं आपको कैसे समझाऊँ, आप ऐसे समझो, अगर किसी भी व्यक्ति हो या फिर परमाणु, अगर उसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी ना तो वो स्थायी नहीं रहेगा, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर क्या करेगा, उछलता कूदता फिरेगा। तो इसके पास इसने ऊर्जा का क्या किया है, एब्जॉर्व किया है, ग्रहण किया है। तो ये क्या, अपने हिसाब से ये सोच के देखो, ये एक जगह टिकेगा नहीं टिकेगा, तो ये क्या करेगा, ऊर्जा का अवशोषण करके क्या चला जाएगा, अंदर वाली कक्षा से बाहर आ जाएगा, मतलब उछल कूद करेगा।
और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऊर्जा का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। जैसे ये यहाँ पर है, यहाँ पर बैठा है, इसने क्या किया, ऊर्जा का उत्सर्जन कर दिया, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर आकर बैठ जाएगा। क्यों, इसने एनर्जी का क्या किया है, लॉस किया है। तो ये क्या करेगा, अगर कोई भी परमाणु होगा, जब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो ऊर्जा का अगर अवशोषण होगा तो बाहरी कोश में चला जाएगा, अगर उत्सर्जन होगा तो अंदर वाली कोश में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि उसने ऊर्जा का क्या किया है, लॉस किया है। अब मैं आपको एक बात और समझा देता हूँ। जब इलेक्ट्रॉन स्थायी ऊर्जा वाली कक्षाओं में गति करता है तो इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य अभिकेंद्रीय बल तथा इलेक्ट्रॉन की गति के कारण बाहर की ओर क्या लगता है, अपकेंद्रीय बल समान रूप से कार्य करता है। ये बात समझ में आई होगी। अब इसको मैं समझाता हूँ कैसे समान रूप से कार्य करते हैं। इधर देखो आप, समान रूप से कैसे कार्य करता है। इधर देखो, ये डायग्राम, ये हो गया इसका नाभिक, ये हो गया, फिर ये यहाँ से v वेग से क्या होगा, और ये बाहर। अब इधर देखो आप, और देखो ये क्या हुआ, जेडी, ये तो बल कौन सा होगा, ये बल कौन सा होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, अभी समझ में आ जाएगा। देखो ये जो होगा इसको बोला जाएगा अपकेंद्रीय बल, इसको बोला जाएगा, बाहर क्यों लग रहा है ना, तो यानी अपकेंद्रीय बल। और ये होगा अभिकेंद्रीय बल। अभी ये बात समझ में आ गई, यानी कि बाहर की तरफ लगेगा अपकेंद्रीय बल, अंदर की तरफ लगेगा अभिकेंद्रीय बल। ये बात समझने के बाद अब देखो, ये जो जेड ये क्या है, यहाँ पर ये जेड जो होगा, ये जो जेड होगा यहाँ पर, ये तो क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और जो ई होगा ये क्या होगा, चार्ज। अब आपको आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि इसके स्थान पर आपने ई क्यों नहीं लिया। बिल्कुल ई भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो क्या होता है, अगर सर ऐसी बात करें कि इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, चार्ज के रूप में कार्य करता है। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो आपको मैं पहले बता दूं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज होगा वो क्या होता है, समान होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा, समान होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने यहाँ पर जेड और ई क्यों लिया। ये क्या है, यहाँ पर जेड क्या होगा, प्रोटॉन का नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ई क्या होगा, चार्ज होगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि अभी अपकेंद्रीय बल बाहर की ओर लगता है, अभिकेंद्रीय बल अंदर की ओर लगता है। अब मैं एक बात बता दूँ, जो अभिकेंद्रीय बल होता है इसको और कौन सा बल बोला जा सकता है, विद्युत आकर्षण बल। इसको विद्युत आकर्षण बल भी बोला जा सकता है, जाता है, बोला जा सकता नहीं है, बोला जाता है। ये अभिकेंद्रीय बल हो गया। तो इससे क्या होगा, जब एक बाहर की तरफ खींच रहा है और एक अंदर की तरफ खींच रहा है, तो फाइनली होगा क्या, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी स्थायी वर्ताकार कक्षों में क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। कैसे लगाएगा, यदि m द्रव्यमान वाला इलेक्ट्रॉन जिनका स्वयं का क्या होगा आवेश, जिनका स्वयं का आवेश ई है, तथा यह आर त्रिज्या, ये आर त्रिज्या वर्ताकार पथ में जेड ई आवेश वाले, ये जेड ई आवेश वाला हो गया। जेड ई आवेश वाले नाभिक के चारों और वी वेग से क्या करता है, वी वेग से गति करता है। तो मैंने क्या बोला, वी वेग से गति करता है तो क्या होगा, देखो पहले तो हम अभिकेंद्रीय बल की बात करेंगे और फिर क्या होगा, अपकेंद्रीय बल। अब अभिकेंद्रीय बल होता है जेड ई स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, यानी कि जेड ई स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। ये क्या होगा, अभिकेंद्रीय बल होगा, और जो अपकेंद्रीय बल होगा वो क्या होगा, एम बी स्क्वायर। ये फिक्स होता है, ये एम बी स्क्वायर बटा आर। अब देखो अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल, एक होता है अभिकेंद्रीय बल और एक होता है, ये अभिकेंद्रीय बल हो गया, और दूसरा हो गया अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल फिक्स होता है एम बी स्क्वायर बटा आर, ये फिक्स होता है। और दूसरी बात, ये अभिकेंद्रीय बल, ये अभिकेंद्रीय बल, ये जेड ई स्क्वायर हो गया और ये आर स्क्वायर हो गया। अब देखो ये होता है कौन सा मान, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। हाँ, तो अब देखो ये हो गया अभिकेंद्रीय बल और ये हो गया अपकेंद्रीय बल, इनको करेंगे हम बराबर, यानी कि कुल करेंगे। अब देखो अभिकेंद्रीय बल क्या था, अभिकेंद्रीय बल था जेड ई स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, और ये जो अपकेंद्रीय बल था ये क्या हो जाएगा, एम बी स्क्वायर बटा आर। क्या हो सकता है इसकी तरफ, ये बात देखो, इसको हम काट सकते हैं, आर से एक आर कट गया, बच गया एक आर। अब देखो क्या कर सकते हैं इसको, ये समीकरण नंबर 1 हो गई, जैसे ये जेड ई स्क्वायर बटा ये आर बराबर एम बी स्क्वायर, ये मान हमें प्राप्त हो गया। अब देखो आगे
इस आर से ये आर कट गया। अब आगे क्या होगा, एम बी आर बराबर, देखो एम बी, इसको इधर ले जाऊँ मैं, इसको इधर ले जाने से कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। देखो इधर देख लो आप, जेड ई स्क्वायर बराबर एम बी स्क्वायर आर, ये बच गया। अब अपन को मालूम है कि चूंकि एम बी आर बराबर क्या होता है, अभी हमने जस्ट ही जाना कि एन एच बटा 2 पाई ये होता है, इसके बराबर ये होगा कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो क्या करेंगे, इस बी का मान यहाँ से प्राप्त कर लेंगे, यहाँ पर रखने के लिए इस बी का मान, इस बी का मान कैसे प्राप्त करेंगे, इस एम को और इसको आर को क्या करेंगे, इसके जस्ट नीचे कर देंगे। तो वी बराबर क्या हो जाएगा, एन एच बटा 2 पाई ऐसे कैसे रहेगा, और एम और आर यहाँ पर नीचे आ जाएगा। तो हम बी का मान जो वी है इसका मान हम समीकरण में रख देंगे, जो ये वी है इसका मान हम रखेंगे समीकरण में, इसमें इस समीकरण में इस वी का मान रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हम इसके बाद में आगे जानते हैं। जैसे एम बी हो गया, ये समीकरण थी, इसमें रख देते हैं, समीकरण में एक मान लो, इसमें इसका मान हम रखेंगे तो क्या होगा, इसका मान रखो तो ये क्या हो जाएगा, जेड ई स्क्वायर बटा आर बराबर ये एम ऐसे कैसे, और ये वी का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, ये एम ऐसे कैसे, एन एच बटा 2 पाई एम आर, ये हो गया, और इसका क्या था, ये होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसको हम खोलते हैं, ओपन करते हैं, ये ऐसे कैसे रहेगा, जो ये है ऐसे कैसे रहेगा। अब देखो इसको हम खोलेंगे, इसका स्क्वायर यानी कि एन का स्क्वायर हो जाएगा, और एम ऐसे कैसे रहेगा, देखो ये इसको हम सोल्व करते हैं, इधर देख लेते हैं, एम ऐसे कैसे रहेगा, एन स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर एच स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे क्या हो सकता है, ये एन एम ऐसे कैसे, एम ऐसे, ये इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, अब बटा 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई, एम का स्क्वायर एम स्क्वायर, और आर का स्क्वायर आर स्क्वायर। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो इसके बराबर क्या था हमारे पास, इसके बराबर ये था, तो जेड ई स्क्वायर बटा आर था, तो इस आर से एक आर कट जाएगा, बचेगा कितना आर, एक आर बचेगा। देखो इसको हम सोल्व करते हैं आगे, तो ये बचेगा यहाँ से, तो क्या होगा, जेड ई स्क्वायर बराबर ये एम, ये एन का स्क्वायर, ये एच का स्क्वायर बटा ये क्या बचेगा 4 पाई का स्क्वायर एम का, एक एम यहाँ से काट दो आप, इस एम को इस एम से काट दो, यानी कि नीचे एक एम ही बचेगा, तो और क्या होगा, एक आर बच जाएगा। ये सूत्र यहाँ तक हमें प्राप्त कर लिया है। अब आगे क्या होगा, आप देखो आगे क्या हो सकता है इसका, ये संख्या हमें प्राप्त हो गई, इसके बाद आगे क्या हो सकता है, ये जो एम तो कट गया था ना यहाँ से, एन का स्क्वायर और एच का स्क्वायर ये हमारे पास बच गया ऊपर, और नीचे क्या है 4 पाई का स्क्वायर और एम। अब हमें चाहिए क्या, अब हमें कुल मिला की बात हमें त्रिज्या ज्ञात करनी थी, तो ये रही त्रिज्या, और ये इसको यहाँ से इधर लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये इस त्रिज्या को इधर और इसको इधर लेंगे, यानी कि एन का स्क्वायर एच का स्क्वायर बटा 4 पाई का स्क्वायर एम और जेड ई का स्क्वायर। यानी हमने आर बराबर क्या प्राप्त किया है, आर बराबर हमने प्राप्त कर लिया एन का स्क्वायर एच का स्क्वायर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटा 4 पाई का स्क्वायर, और एम ऐसे कैसे हो जाएगा, और जो जेड ई स्क्वायर था वो ऐसे कैसे हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या क्या फिक्स हो सकते हैं, जो ये सूत्र है, ये जो फाइनली हमें प्राप्त हुआ वो क्या है, ये है बोर की त्रिज्या, यानी कि इसके द्वारा हम किसी भी परमाणु क्या ज्ञात कर सकते हैं, त्रिज्या। लेकिन इसको हम और भी क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे, और भी क्या करेंगे, इसको शॉर्ट करेंगे, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटा 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई का स्क्वायर, ये क्या था। अब देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें यहाँ पर देखो फिक्स क्या क्या है, यहाँ पर एक तो एच फिक्स है, ठीक है, एच फिक्स, यहाँ पर एन की तो वही रहेगा जैसे 1 2 3 4 5 है, यानी कि नंबर ऑफ कक्षा, यहाँ पर जो एन होगा वो नंबर ऑफ कक्षा होगी, यानी कि ऑर्बिट होगा, और जो जेड होगा वो क्या होगा, परमाणु क्रमांक होगा। इसको आप याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो एन होगा वो यहाँ पर ऑर्बिट यानी कक्षाओं की संख्या होगी, और जो जेड है ये यहाँ पर क्या होगा, परमाणु क्रमांक होगा। अब देखो एच, एक यहाँ पर एच फिक्स है, दूसरे यहाँ पर पाई फिक्स है। अब देखो ये पाई फिक्स है, यानी एच का मान कितना होगा 6.625 गुणा 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड, ये तो क्या हो गया, प्लैंक नियतांक का मान हुआ। यहाँ पर पाई भी फिक्स है, तो पाई का मान कितना हो जाएगा 3.14। अब आप और देखो और क्या फिक्स हो सकता है, इसमें एक होगा एम, इसमें एक एम होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा। एम क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो ये क्या होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 गुणा, देखो इधर 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 kg, और जो चार्ज होता है ये होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 गुलाम।
यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो कितना होगा 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इसमें और क्या फिक्स होगा आप देखो, ये जेड हो गया, जेड तो परमाणु क्रमांक है, इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसमें हम ये सब फिक्स करने के बाद यानी कि इसको सोल्व करने के बाद हमें जो डायरेक्ट सूत्र प्राप्त होगा वो हो जाएगा R बराबर 0.529 गुणा 10 की पावर माइनस 10 n स्क्वायर बटा जेड, ये हमें प्राप्त हुआ। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर माइनस 10, ये होता है एक एंगस्ट्रॉम बराबर। तो हम इसको इस एंगस्ट्रॉम को यहाँ पर रख सकते हैं इसकी जगह, तो क्या रख सकते हैं, R बराबर 0.529 n स्क्वायर बटा जेड एंगस्ट्रॉम। जो फाइनली बोर की जो हमें त्रिज्या का जो फॉर्मूला था वो हमने प्राप्त कर लिया। तो ये क्या है, बोर के द्वारा जो त्रिज्या ज्ञात किया गया सूत्र था वो सूत्र है ये। तो n स्क्वायर, n यहाँ पर क्या है, कक्षाओं की संख्या होगी, और z क्या होगा यहाँ पर परमाणु क्रमांक होगा। तो ये आज का हमारा तीसरा पार्ट पूरा हुआ। इसके बारे में हम नेक्स्ट जानेंगे कल, यानी कल की क्लास में। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।